नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल अध्ययन में आपका स्वागत है। किताब के लेखक ने अंग्रेजी में लिखा है। हर भाषा की अपनी मिठास होती है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी में ये रूपांतरण आपको धाराप्रवाह हिंदी भाषा नहीं देगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलती के लिए क्षमा करें। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली शिक्षा। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करता है। अमीरों का पैसा उनके लिए काम करता है। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने? मेरे पिता ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि जिमी की माँ आज अपनी नई कैडिलैक में गाड़ी चला रही थी और वे सप्ताहांत के लिए अपने समुद्र तक घर जा रहे थे। जिमी अपने 3 दोस्तों को ले गया, लेकिन माइक ने फिर कभी मुझे फोन नहीं किया। उन्होंने कहा, अमीरों को इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि हम गरीब लड़के हैं। मेरे पिता ने अविश्वास में पूछा। उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा। मैंने उदास होकर कहा। मेरे पिता ने चुपचाप सिर हिलाया, चश्मे को अपनी नाक के बीच धकेला और पेपर पढ़ने के लिए वापस चले गए। मैं उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। साल था 1956। मैं 9 साल का हूँ। मैं सौभाग्य से एक पब्लिक स्कूल में गया जहाँ अमीरों ने अपने बच्चों को भेजा। हमारी आय मुख्य रूप से चीनी की खेती से जुड़ी थी। कारखाने के प्रबंधक और अन्य अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक, बैंकर आदि अपने बेटे और बेटियों को कक्षा 1 से 6 तक इस स्कूल में भेजते थे। कक्षा 6 के बाद उन्हें आमतौर पर निजी स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में जाता था। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो शायद मैं किसी दूसरे स्कूल में जाता जहां हमारे जैसे परिवारों के बच्चे जाते थे। 6ठी कक्षा के बाद मैं इन बच्चों के साथ इंटरमीडिएट पब्लिक स्कूल और फिर हाई स्कूल गया। निजी स्कूल में जाने का अवसर न उन्हें मिला न मुझे। अंत में मेरे पिता ने कागज़ नीचे रख दिया। मैं समझ गया, वह कुछ सोच रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा कमाना सीखना होगा। मैं पैसे कैसे जुटाऊं? मैंने पूछा। अच्छा, अपना सिर हिलाओ। उसने मुस्कराते हुए कहा, जिसका वास्तव में अर्थ था, ये सब मैं आपको बताऊंगा या मुझे शर्मिंदा न करें क्योंकि मुझे उत्तर नहीं पता। पार्टनरशिप डील बनती है। अगली सुबह मैंने अपने प्रिय मित्र माइक को अपने पिता के बारे में बताया। जहां तक मुझे पता है, माइक और मैं इस स्कूल के अकेले गरीब छात्र हैं। माइक मेरे जैसा है क्योंकि वह भी संयोग से इस स्कूल में जा रहा है। किसी ने स्कूल जिले की सीमाएं तय की तो हम अमीर बच्चों की तरह एक ही स्कूल में थे। हम वास्तव में गरीब नहीं थे, लेकिन हम गरीब महसूस करते थे क्योंकि अन्य सभी लोगों के पास नए बेसबॉल दस्ताने, नई साइकिलें, नया सब कुछ था। माँ और पिता ने हमें भोजन, आवास, कपड़े आदि जैसी बुनियादी ज़रूरतें प्रदान की, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे पिता कहा करते थे, अगर तुम कुछ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम मांग में थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए कोई खास काम उपलब्ध नहीं था। तो हम आय के लिए क्या करते हैं? माइक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन क्या आप मेरे साथी बनना चाहते हैं? वह मान गया और शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हमने पूरी सुबह पैसे कमाने के तरीके के बारे में तरह तरह की योजनाएं बनाने में बिताई। जिमी के समुद्र तट वाले घर में कभी कभी लापरवाह बात होती थी। इससे हमें थोड़ी चोट लगी। लड़कों की चीयरिंग ने उनकी बात की, लेकिन चोट अच्छे के लिए थी, क्योंकि यह हमें पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार उस शाम हमें अचानक बिजली जैसा झटका लगा। माइक ने ये योजना विज्ञान की एक किताब पढ़कर बनाई थी। उत्साहित होकर हमने हाथ मिलाया और वहीं से हमारी पहली व्यावसायिक साझेदारी शुरू हुई। उसके बाद कई हफ्तों तक माइक और मैं घर घर गए और अपने पड़ोसियों से कहा कि वे हमारे लिए इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट के पैकेट छोड़ दें। हालांकि अधिकांश वयस्क थोड़े हैरान थे, अंत में वे हंसे और सहमत हुए। कुछ ने ये भी पूछा कि हम इसे क्यों चाहते हैं। हमने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, अभी नहीं बताऊंगा, ये हमारे नए बिजनेस का राज है। उद्धरण। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी माँ को परेशान किया जाने लगा। हमने कच्चे माल को स्टोर करने के लिए माँ की वॉशिंग मशीन के बगल में जगह चुनी। इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूबों का ढेर एक छोटे से बेज कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर जमा होने लगा और खाली बोतलों की कतार। लेकिन अंततः मेरी माँ पड़ोसियों द्वारा उपयोग की जा रही गंदी, धुंधराले नलियों से थक गई। माँ ने गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो? मैं आपके व्यावसायिक रहस्यों के बारे में और नहीं सुनना चाहता। यदि आप इन गंदी गंदगी को नहीं सुलझाते हैं तो मैं उन सभी को दूर फेंक दूंगा। माइक और मैंने संबंधित अनुरोध किए। अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि जल्द ही हमें अपनी ज़रूरत की ट्यूब मिल जाएगी और हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने कहा कि हम 1 या 2 पड़ोसियों के टूथपेस्ट ट्यूब खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। माँ ने हमें 1 हफ्ते का और एक्सटेंशन दिया है। उत्पादन शुरू करने का दिन करीब आ रहा था। फिर हम पर दबाव बढ़ने लगा।
उधर माँ पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि उसे गोदाम से बेदखल कर दिया जाएगा। तो यह माइक का काम बन गया कि वह सभी पड़ोसियों को टूथपेस्ट जल्दी से खत्म करने के लिए कहे। इसके अलावा उनके दंत चिकित्सक भी चाहते हैं कि वे अपने दांतों को अधिक बार ब्रश करें। दूसरी ओर मैं उपपसा की दिशा तय करने लगा। एक दिन मेरे पिता अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने 9 साल के 2 लड़कों को सड़क पर अपनी उपज पर काम करते हुए देखा। चारों ओर असंख्य सफ़ेद चूर्ण फैल गए। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे छोटे टुकड़े हैं और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल में लाल गर्म कोयले अधिकतम तापमान पर जल रहे हैं। जैसे ही उपज ने कार पार्किंग की जगह को बाधित किया, कार सड़क पर खड़ी हो गई और पिता संभल कर चल दिए। जब वह और उसका दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर एक स्टील का बर्तन रखा हुआ पाया जिसके अंदर टूथपेस्ट की ट्यूब पिघली जा रही थी। उन दिनों टूथपेस्ट की ट्यूब प्लास्टिक की नहीं, लेड की बनी होती थी। इसलिए एक बार जब पेंट जल गया तब तक ट्यूबों को एक छोटे स्टील के कंटेनर में गिरा दिया गया जब तक कि यह एक तरल में पिघल नहीं गया। हम अपनी माँ के करचूल की मदद से दूध के जग के ऊपर एक छोटे से छेद से पिघला हुआ सीसा डाल रहे थे। दूध के थैलों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। चारों ओर जो सफ़ेद चूर्ण गिरा वह इस लेप में पानी मिलाने से पहले की अवस्था है। मैंने झट से प्लास्टिक की थैली को नीचे पटक दिया और ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह बर्फानी तूफान चल रहा हो। दूध के गुड़ का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड्स के लिए बाहरी कंटेनर के रूप में किया जाता था। जैसा कि हमने एक छोटे से छेद के माध्यम से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यूब के ऊपर पिघला हुआ सीसा डाला, मेरे पिता और उनके दोस्त ने देखा। सावधान, मेरे पिता ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिलाया। अंत में जब पानी डालना समाप्त हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और पिताजी की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने सतर्क मुस्कान के साथ पूछा। हमने वही किया जो आपने हमें करने के लिए कहा था। हम बड़े लोग बनने जा रहे हैं, मैंने कहा था। हाँ, माइक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हम भागीदार हैं। और इन प्लास्टर मोल्ड्स में क्या है? पिताजी ने पूछा। देखो, वे अच्छी तरह से बने हुए लगते हैं, मैंने कहा था। घन को 2 भागों में विभाजित करने वाली मुहर। मैंने एक छोटे हथौड़े से थोड़ा सा थपथपाया। बहुत सावधानी से मैंने प्लास्टर मोल्ड के शीर्ष आधे हिस्से को खींचा और एक शीशे का सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे पिता ने कहा, क्या आप शीशे से सिक्के बनाते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, माइक ने कहा। तुम जो कहते हो वह करो। हम ऐसा कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। मेरे पिता के दोस्त हंसी में फूट पड़े। मेरे पिता धीरे से मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसके सामने 2 छोटे लड़के खड़े थे। उसके सामने आग लगी थी और टूथपेस्ट की एक्सपायर्ड ट्यूबों का एक डिब्बा सफ़ेद धूल से ढका हुआ और मुस्कुरा रहा था। उसने हमें सब कुछ छोड़कर अपने घर के सामने सीढ़ियों पर बैठने के लिए कहा। वह मुस्कुराए और शांति से हमें जालसाजी शब्द का अर्थ समझाया। हमारे सपने चकनाचूर हो गए। क्या आप कह रहे हैं कि यह अवैध है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। उन्हें अकेला छोड़ दो, मेरे पिता के मित्र ने कहा। हो सकता है कि वे एक प्राकृतिक प्रतिभा विकसित कर रहे हों। मेरे पिता ने उसे गौर से देखा। हाँ, यह अवैध है, लेकिन आप लोगों ने महान रचनात्मकता और मूल सोच दिखाई है, मेरे पिता ने शांति से कहा। इस तरह आगे बढ़ें, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। माइक और मैं निराश होकर लगभग 20 मिनट तक मौन बैठे रहे। फिर अपनी गंदगी साफ करने लगे। पहले दिन कारोबार खत्म हो गया। मैंने माइक की ओर देखा और कहा, हमें लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही थे, हम गरीब हैं। मेरे पिता ठीक समय पर जा रहे थे। उन्होंने कहा, अगर आप हार मान लेंगे तो ही आप गरीब होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बात करते हैं और सपने देखते हैं, लेकिन आपने कुछ करने की कोशिश की। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मैं इसे फिर से कहूँगा, आगे बढ़ते रहें, हिम्मत मत हारो। माइक और मैं वहाँ चुपचाप खड़े रहे। वे शब्द अच्छे हैं, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि क्या करें। तो फिर आप अमीर क्यों नहीं हैं, पिताजी? मैंने पूछ लिया। क्योंकि मैंने स्कूलों में पढ़ाना चुना। स्कूल के शिक्षक वास्तव में अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। माइक और मैं घूमे और सफाई जारी रखी। मुझे पता है, मेरे पिता ने कहा, अगर तुम लड़के अमीर बनना चाहते हो तो मुझसे मत पूछो। माइक, अपने पिता से बात करो। मेरे पिता? माइक ने हाँ कहा। हाँ, तुम्हारे पिता, मेरे पिता ने मुस्कराते हुए कहा। तुम्हारे पिता और मेरे पास एक ही बैंकर है और वह तुम्हारे पिता के बारे में बात करता है। उसने मुझसे कई बार कहा कि तुम पैसे कमाने में बहुत होशियार हो। मेरे पिता? माइक ने फिर पूछा। फिर हमारे पास स्कूल में बड़े लड़कों की तरह अच्छी कारें और अच्छे घर क्यों नहीं हैं? एक अच्छी कार और एक अच्छा घर नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अब पैसा कैसे कमाया जाए, मेरे पिता ने उत्तर दिया। जिमी के पिता गन्ने के बागान में काम करते हैं। मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं है।
वह एक कंपनी के लिए काम करता है और मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। कंपनी उसके लिए एक कार खरीदती है। चीनी कंपनी वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही है और जिमी के पिता के पास जल्द ही कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन तुम्हारे पिता अलग हैं, माइक। वह शायद एक इमारत का निर्माण कर रहा है और मुझे लगता है कि वह कुछ वर्षों में बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। इस खबर से माइक और मैं फिर से उत्साहित थे। नए जोश के साथ हमने अपने बंद पड़े पहले कारोबार की गंदगी को साफ करना शुरू किया। जैसे ही हमने सफाई की, हमने योजना बनाई कि माइक के पिता से कब और कैसे बात करनी है। समस्या यह है कि माइक के पिता लंबे समय तक काम करते हैं और अक्सर देर से घर आते हैं। उनके पिता के पास कुछ गोदाम, एक निर्माण कंपनी, कुछ दुकानें और 3 रेस्तरां हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए उन्हें लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है। सफाई समाप्त करने के बाद माइक बस को घर ले गया। जब उसके पिता आज रात घर आएंगे तो वह उससे बात करेगी। माइक अपने पिता से पूछेगा कि क्या वह हमें अमीर बनना सिखाएगा। उसने वादा किया कि वह अपने पिता से बात करने के बाद ही मुझे फ़ोन करेगा। देर होने पर भी वह जरूर फ़ोन करेगा। 8:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। ठीक है, मैंने कहा, अगले शनिवार। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। माइक के पिता आखिरकार मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैं बस को शहर के गरीब पक्ष में ले गया। शिक्षा की शुरुआत, मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा बनाऊंगा। 1956 तक मेरा भी 10 सेंट प्रति घंटे से कम था। माइक और मैं उस सुबह 8 बजे उसके पिता से मिले। वह पहले से ही व्यस्त था और 1 घंटे से अधिक समय से काम कर रहा था। जैसे ही मैं उनके साधारण, छोटे लेकिन साफ सुथरे घर में प्रवेश करता हूं, उनका निर्माण पर्यवेक्षक एक पिकअप ट्रक लेकर बाहर आ रहा है। माइक दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। पिताजी बुला रहे हैं, हमें पीछे इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, उसने दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही मैंने पुराने घर की दहलीज पार की, लकड़ी का पुराना फर्श चरमरा गया। दरवाजे के भीतर एक सस्ती चटाई थी। चटाई शायद इसलिए बिछाई गई थी ताकि वर्षों से पैरों के निशान से फर्श पर टूट फूट को कवर किया जा सके। हालांकि साफ चटाई को बदलने की जरूरत थी। जैसे ही मैं उस संकरे कमरे में दाखिल हुआ, मेरा दम घुटने लगा। कमरा पुराने जर्जर फर्नीचर से भरा था, जो इन दिनों संग्रहालय के योग्य हैं। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, जो मेरी माँ से थोड़ी बड़ी रही होंगी। महिलाओं के विपरीत एक मजदूर के रूप में कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। उन्होंने साफ सुथरी इस्त्री की हुई खाकी पैंट और कमीज पहनी थी, लेकिन उन पर कल्फ नहीं लगी थी। उसके पैरों में पॉलिश किए हुए काम के जूते थे। वह मेरे पिता से लगभग 10 वर्ष बड़े होंगे, मेरे विचार से लगभग 45 वर्ष के होंगे। वे माइक के रूप में हमें देखकर मुस्कुराए और मैं उनके पीछे से किचन में चला गया, जिससे बालकनी से पीछे का बगीचा दिखाई देने लगा। मैं भी शर्मा कर मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, कौन है वो? उद्धरण, वे मेरे पिता के लिए काम करते हैं। वृद्ध पिता के गोदामों की देखभाल करता है, जबकि महिलाएं 2 रेस्तरां की प्रबंधक हैं। और आपने जो निर्माण पर्यवेक्षक देखा, वह यहाँ से लगभग 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा था। मेरे पिता के दूसरे सुपरवाइजर, जो कई घर बना रहे हैं, आपके आने से पहले ही चले गए। क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता है? मैंने पूछ लिया। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर। मैंने उससे पूछा कि क्या वह हमें पैसा बनाना सिखाएगा। माइक ने मुस्कराते हुए कहा, मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। माइक ने कहा, और उसने क्या कहा? मैंने उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और फिर उन्होंने कहा कि वह हमें एक प्रस्ताव देंगे। क्या ऐसा है? मैंने अपनी कुर्सी को दीवार से सटाते हुए कहा, और मैं कुर्सी के पिछले हिस्से के दोनों पैरों पर जैसे तैसे टिक कर बैठ गया। माइक ने ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि प्रस्ताव क्या है? नहीं, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के पिता ने ढके हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला और बरामदे में बाहर आ गए। माइक और मैं ऊपर कूद गए। अनादर न करें, वास्तव में हम चौंक गए थे। लड़कों, क्या तुम तैयार हो? माइक के पापा ने एक कुर्सी निकाली और हमें बैठने को कहा। हमने उसके सामने बैठने के लिए दीवार से कुर्सियां खींची और सहमति में सिर हिलाया। वह एक लंबा चौड़ा आदमी है, लगभग 6 फीट लंबा और 200 पाउंड का है। मेरे पिता लंबे हैं, लगभग उसी वजन के हैं और माइक के पिता से 5 साल बड़े हैं। वे दोनों बहुत समान दिखते हैं, हालांकि वे एक ही जाति के नहीं हैं। हो सकता है कि उनका कार्यबल वही हो। माइक ने कहा कि तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो रॉबर्ट, मैंने डर के मारे जल्दी से अपना सिर हिला दिया। उनकी बातों और मुस्कान के पीछे बहुत ताकत थी। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कक्षा शैली में नहीं पढ़ाऊंगा। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यदि आप मेरे लिए काम नहीं करते हैं तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो मैं आपको तेज़ी से सिखा सकता हूं। और अगर आप वही करना चाहते हैं जो आप स्कूल में करते हैं, यानी बस बैठकर सुने और देखें, तो ये केवल मेरे समय की बर्बादी होगी। वह मेरा प्रस्ताव है, या तो स्वीकार करो या अस्वीकार करो।
क्या मैं पहले एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैंने पूछ लिया। नहीं, पहले स्वीकार या अस्वीकार करें। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप मौके पर फैसला नहीं कर सकते तो आप कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं। ये जानना कि कब त्वरित निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कौशल है। आप जो चाहते थे उसे पाने का मौका मिला। या तो स्कूल अभी शुरू होता है या 10 सेकंड में खत्म हो जाता है। माइक के पिता ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। स्वीकार किया, मैंने कहा। मैंने भी स्वीकार किया, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पिता ने कहा। मिसेज मार्टिन 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगी। जैसे ही काम खत्म हो जाता है आप उसके साथ मेरे सुपर के पास ड्राइव करें और आप काम शुरू कर सकते हैं। मेन में मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे का भुगतान करूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन मेरे पास आज एक सॉफ्टबॉल खेल है, मैंने कहा। माइक के पिता ने आवाज़ नीची की और दृढ़ता से कहा, ले लो या छोड़ दो। स्वीकार करना, मैंने उत्तर दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय मैंने काम करना और सीखना चुना। 30 सेंट बाद में शनिवार की एक खूबसूरत सुबह 9 बजे तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के घर पर थे। वह एक दयालु और धैर्यवान महिला थीं। वह हमेशा कहते थे कि माइक और मैंने देखकर उन्हें अपने 2 बेटों की याद दिलाई, जो अब बड़े हो गए हैं और चले गए हैं। हालांकि दयालु, वह कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे और इसलिए हमसे अंतहीन काम करवाते थे। वह काम निकालने में उस्ताद था। हमने शेफ से टिन निकालने में 3 घंटे बिताए। मैं प्रत्येक टिन को एक पंख से झाड़ूंगा और फिर उन्हें बड़े करीने से वापस अलमारियों पर रख दूंगा। यह एक थकाऊ काम था। माइक के पिता, जिन्हें मैं रिच डैड कहता था, के पास विशालकार पार्क वाले ऐसे 9 छोटे सुपरमार्केट थे। ये एक 7-11 सुविधा स्टोर के पुराने संस्करण थे। ये पड़ोस के छोटे किराना स्टोर की तरह थे जहां लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या ये थी कि उन दिनों हवाई में वातानुकूलन नहीं था, लिहाजा गर्मी में दुकानों के दरवाजे बंद नहीं हो सके। दुकान के दोनों ओर, सड़क की ओर और पार्किंग स्थल की ओर के दरवाजों को खुला छोड़ना पड़ा। हर बार जब कोई कार पार्किंग में आती या प्रवेश करती तो स्टोर के अंदर धूल का एक भंवर बन जाता। इसलिए हमारे पास तब तक काम था जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं थी। 3 सप्ताह तक माइक और मैंने श्रीमती मार्टिन के यहाँ 3 घंटे काम किया। हमें दोपहर तक अपना काम खत्म करना था और वह हमें 3 छोटे छोटे पैसे देगा। लेकिन 1950 के दशक के मध्य में 9 साल के बच्चे के रूप में भी 30 सेंट ने जीवन में कुछ उत्साह नहीं जगाया। कॉमिक्स तब 10 सेंट थे, इसलिए मैं आमतौर पर कॉमिक बुक के लिए भुगतान करता था और घर चला जाता था। मैं चौथे सप्ताह के बुधवार को काम छोड़ देता हूँ। मैं काम करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मैं माइक के पिता से पैसे कमाना सीखना चाहता था। और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे की दर से गुलाम हूँ। उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के पिता को फिर कभी नहीं देखा। मैंने लंच के समय माइक से कहा, मैं छोड़ रहा हूँ। स्कूल नीरस हुआ करता था, अब शनिवार है। लेकिन आप उन 30 सेंट के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन ये 30 सेंट मुझे मिल गया। अब माइक मुस्कुराया। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने गुस्से और हताशा में पूछा। पिताजी ने कहा कि यह ऐसा होगा। वह कहता है कि जब तुम जाने के लिए तैयार हो तो उससे मिलना। क्या? मैंने गुस्से और अवमानना के मिश्रण से पूछा। वह हताशा में मेरे हार मानने का इंतजार कर रहा था। लगभग इतना। पिताजी की तरह अलग, माइक ने कहा। वह आपके पिता से अलग पढ़ाता है। तुम्हारे माता पिता बहुत भाषण देते हैं। मेरे पिता शांत और कम बोलने वाले व्यक्ति हैं। आप बस इस शनिवार तक का इंतजार करें। मैं पिताजी से कहूँगा कि आप तैयार हैं। तुम्हारा मतलब है कि मुझे बनाया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हो सकता है। पिताजी शनिवार को तुम्हें समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लग गए। मैं उसका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली पिता भी उससे नाराज थे। मेरे पिता, जिन्हें मैं निर्धन बाबा कहता हूँ, ने सोचा कि मेरे अमीर पिता बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब पिता ने मुझसे कहा था कि जो मेरे हक में है वह मांग लो। कम से कम 25 सेंट एक घंटा। मेरे गरीब पिता ने भी कहा कि अगर मुझे और खदानें नहीं मिली तो मुझे तुरंत छोड़ देना चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस बकवास की ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब पिता ने क्रोध और घृणा के मिश्रण से कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं लगभग टूटे हुए दरवाजे से एक बार फिर माइक के घर में दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, माइक के पिता ने कहा, एक सीट पर बैठो और लाइन में प्रतीक्षा करो। वह मुड़ा और बेडरूम से अपने छोटे से कार्यालय में प्रवेश किया। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, माइक कहीं नजर नहीं आया। मुझे अद्भुत लगा। सावधानी से मैं उन 2 महिलाओं के पास बैठ गया जिनसे मैं 4 हफ्ते पहले वहां मिला था। वे मुस्कुराए और मेरे लिए जगह बनाने के लिए सोफे से हट गए। 45 मिनट बीत गए। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि दोनों महिलाएं उनसे मिलने से 30 मिनट पहले जा चुकी थीं। एक बूढ़ी औरत जो 20 मिनट पहले पैदल चलकर आई थी, अब भी चली गई थी।
घर खाली है और मैं हवाई में एक खूबसूरत धूप वाली सुबह में उसके बहुत पुराने अंधेरे कमरे में बैठा हूँ, एक डरावने आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा हूँ जो छोटे लड़कों का शोषण करता है। मैं उसे कार्यालय के चारों ओर घूमते हुए, कभी कभी फ़ोन पर बात करते हुए सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे अनदेखा कर रहा है। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बैठा हूँ। अंत में 15 मिनट बाद, ठीक दोपहर के समय, अमीर डैडी अपने कार्यालय से बाहर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने छोटे से कार्यालय में आने का इशारा किया। मैंने सुना है कि यदि आप मेरा पालन पोषण नहीं करेंगे तो आप नौकरी छोड़ देंगे। बात करते हुए अमीर डैडी अपने कार्यालय की कुर्सी पर घूम गए। हाँ, आप अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं करीब करीब रो दिया। 9 साल के लड़के के लिए एक वयस्क का सामना करना वास्तव में डरावना है। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो तुम मुझे सिखाओगे। मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मैंने आपके लिए काम करने के लिए अपना बेसबॉल खेल छोड़ दिया। आपने अपनी बात नहीं रखी, कुछ नहीं पढ़ाया। तुम बेईमान आदमी हो, शहर में सब जानते हैं। आप लालची हैं, आपको सारा पैसा चाहिए और आपको अपने कर्मचारियों की परवाह नहीं है। आपने मुझे प्रतीक्षा कराई, लेकिन कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं एक छोटा लड़का हूँ, इसलिए मैं बेहतर इलाज की उम्मीद कर सकता हूँ। अमीर डैडी थूथन पर हाथ रखे अपनी कुर्सी पर हिल रहे थे, लगभग मुझे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे करीब से देख रहे हैं। इतना खराब भी नहीं, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में आप मेरे अधिकांश कर्मचारियों की तरह लगते हैं। क्या? मैंने पूछ लिया। वह क्या कह रहा था ये समझ में नहीं आया। मैंने अपनी शिकायत जारी रखी। मैंने सोचा था कि आप अनुबंध की शर्तों को स्वीकार करेंगे और मुझे सिखाएंगे। उल्टे तुमने अत्याचार किया है। ये क्रूरता है, ये वास्तव में क्रूर है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अमीर पिता ने शांति से कहा। तुमने मुझे क्या सिखाया है? कुछ नहीं, मैंने गुस्से में कहा। जब से मैं इतने कम पैसे के लिए काम करने के लिए राजी हुआ, तब से तुमने कभी पुनारी की शिकायत करते हुए मुझसे बात नहीं की। 10 सेंट 1 घंटा है। सरकार आपको चाहिए। आप जानते हैं, हमारे पास बाल श्रम कानून है। तुम्हें पता है, मेरे पिता सरकार के लिए काम करते हैं। अरे मालिक, अमीर डैडी ने कहा, अब तुम्हारी बातें मेरे पूर्व कर्मचारियों जैसी लगती हैं। या तो मैंने उन्हें निकाल दिया या वे चले गए। तो आपका आशय क्या है? मैंने दावा किया, शायद एक छोटे लड़के से ज़्यादा बहादुर महसूस कर रहा हूँ। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए काम किया और तुमने अपनी बात नहीं रखी। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। अरे, तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने 3 हफ्ते काम किया और तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने अपने होठों को थपथपाते हुए कहा। क्या शिक्षण का अर्थ बोलना या व्याख्यान देना है? अमीर डैडी ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। इसी तरह वे तुम्हें स्कूल में पढ़ाते हैं। वह हंसा और बोला, लेकिन जिंदगी आपको ऐसा नहीं सिखाती। और मैं कहूँगा, जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है। ज़्यादातर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, धक्का ही देता है। प्रत्येक धक्का के साथ जीवन कहना चाहता है, जागो, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी क्या कहना चाह रहा है? मैंने खुद से चुपचाप पूछा। क्या जीवन के इस धक्के का मतलब यह है कि जीवन मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है? अब मैं समझ गया हूं कि मुझे नौकरी छोड़नी होगी। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जिसे बंद करने की जरूरत है। यदि आप जीवन से सीख सकते हैं तो आप सुधार करेंगे। यदि नहीं, तो जीवन आपको लगातार धकेलेगा। लोग 2 काम करते हैं। जीवन के इन झटकों को सह लेता है। दूसरों को गुस्सा आया और उन्होंने पलटवार किया, लेकिन ये अपने बॉस या नौकरी या जीवनसाथी के खिलाफ जमकर बरसे। वे नहीं जानते, वास्तव में जीवन उसे चोट पहुंचा रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जीवन हम सभी को हर तरफ से प्रभावित करता है। कुछ हार मान लेते हैं, दूसरे लड़ते हैं। बहुत कम किया। यदि तुम ये सीख लोगे तो तुम एक चतुर, धनवान और सुखी युवक बनोगे। यदि आप नहीं करते हैं तो सारा जीवन आपके चारों ओर दोष लगाएगा, कम मेरा या आपका धर्म। आप अपना जीवन इस उम्मीद में जीते हैं कि भाग्य आपकी सभी वित्तीय समस्याओं को हल कर देगा। अमीर पिता ने मेरी ओर देखा और देखा कि मैं अब भी सुन रहा हूँ। हम दोनों की आंखें मिलीं। हमने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखों से विचार बहने लगे। अंत में, जब मैं उनके अंतिम कथन का अर्थ समझ सका, तो मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं। मैं समझ गया, वह सही है। मैं उसे दोष दे रहा था, लेकिन मैंने उसे पढ़ाने के लिए कहा। मैं अकारण बहस कर रहा था। अमीर डैडी कहते रहे, अगर तुम डरपोक हो तो जब भी जीवन तुम पर वार करेगा तुम हार मान लोगे। यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं तो आप अपना शेष जीवन इसे सुरक्षित रखने, सही काम करने और एक ऐसे समय के लिए अपनी रक्षा करने में व्यतीत करेंगे जो शायद कभी ना आए। फिर वह एक ऊबे हुए बूढ़े की तरह मरेगा। आपके कई दोस्त होंगे, वे आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप इतने मेहनती व्यक्ति हैं।
आप सावधानी से रहते थे और सही काम करते थे। वास्तव में गहरे में आप जोखिम लेने से डरते हैं। आप जीतने के लिए बेताब थे, लेकिन आपके लिए जीत के उत्साह से ज़्यादा हारने का डर था। आपके गहरे में केवल आप ही जानेंगे कि आपने इसके लिए प्रयास नहीं किया। आपने जीवन में सावधानी से खेलना चुना। हमने फिर से नजरें मिलाईं। हम 10 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। मैंने दूर देखा क्योंकि उनके बयान का अर्थ स्पष्ट हो गया था। क्या तुम मुझे धक्का दे रहे हो? मैंने पूछ लिया। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी धीरे से मुस्कुराए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जीवन की सराहना करें। जीवन का स्वाद, वह कैसा है? मैंने पूछा, अभी भी गुस्से में। आप वही हैं जिसने मुझसे आय के तरीके के बारे में पूछा। मेरे पास 150 से अधिक कर्मचारी हैं। उनमें से किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं पैसे के बारे में क्या जानता हूं। उन्होंने मुझसे नौकरी मांगी और मेरी उम्मीद की, लेकिन उन्हें कभी पैसे के बारे में कुछ भी सिखाने के लिए नहीं कहा। यही कारण है कि उनमें से अधिकांश अपने जीवन के सबसे अच्छे साल पैसे के लिए काम करते हुए बिताते हैं। वे ये भी समझते हैं कि वे किस लिए काम कर रहे हैं। नहीं। मैं वहीं बैठा ध्यान से सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझसे कहा, तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो, तो मैंने कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जो वास्तविक जीवन के करीब हो। लेकिन आप एक शब्द नहीं सुनते। इसलिए मैंने फैसला किया कि जीवन आपको थोड़ा धक्का दे ताकि आप मेरी बात सुन सकें। इसलिए मैंने तुम्हें अपने में से केवल 10 सेंट दिए। तो मैंने केवल 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करके क्या सीखा? मैंने पूछा, तुम बुरे आदमी हो और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हो। अमीर डैडी ने कुर्सी को पीछे की ओर हिलाया और दिल खोलकर हंसे। जब उसकी हंसी अंत में रुकी तो उसने कहा, ये सबसे अच्छा है यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें। समस्या होने के लिए मुझे दोष देना बंद करें। अगर आपको लगता है कि मैं समस्या हूं, तो मुझे आपकी सोच के अनुसार बदलना होगा। यदि आप यह महसूस करते हैं कि आप ही समस्या हैं, तो आप स्वयं को बदल सकते हैं। कुछ सीखकर आप अधिक जानकार बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए। वे खुद को बदलना नहीं चाहते। मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरों की तुलना में खुद को बदलना आसान है। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष मत दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। लेकिन तुम मुझे केवल 10 सेंट दे रहे हो। तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने कोमल मुस्कान के साथ पूछा। कि तुम बुरे आदमी हो, मैंने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। देखो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी समस्या हूं, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन ये सही है। उद्धरण। ठीक है, ऐसा रवैया रखो और जीवन में कुछ मत सीखो। यदि मैं आपकी दृष्टि में समस्या हूं, तो आपका विकल्प क्या है? वाह, यदि आप मुझे अधिक मेरा देते हैं या मुझे अधिक सम्मान दिखाते हैं या नहीं। सीखो, मैं काम छोड़ दूंगा। खूब कहा है, अमीर डैडी ने कहा। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। वे अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरियों की तलाश करते हैं, जहां अधिक अवसर हों, अधिक खदानें हों। वे वास्तव में सोचते हैं कि एक नई नौकरी और अधिक खदानें उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। हालांकि ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। तो समस्या का समाधान कैसे करें? मैंने पूछ लिया। बस 10 सेंट प्रति घंटा लो और खुश रहो। अमीर डैडी धीरे से मुस्कुराए। यही तो दूसरे लोग करते हैं। मिनेटा बस स्वीकार करती है, भले ही वे जानते हैं कि वे जानते हैं और पैसे के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन वे यही सोचते हैं कि वेतन उनकी समस्याओं को हल कर देगा। अधिकांश लोग इसे स्वीकार करते हैं, दूसरी नौकरी लेते हैं और बहुत कुछ श्रम किया, लेकिन फिर से प्राप्त किया उस छोटे से महीने में। मैं फर्श पर घूर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि पिताजी क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महसूस कर सकता था, ये भी जीवन का एक प्रकार का स्वाद है। अंत में मैंने अपना चेहरा उठाया और प्रश्न दोहराया, तो समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? इसके साथ, उन्होंने कहा, मेरे सिर को अपनी उंगली से मारते हुए, इस वस्तु के साथ आपके कान में। उस क्षण मेरे अमीर डैडी ने मुझे वह दृष्टि दी जो उनकी सफलता के लिए केंद्रीय थी, जिसने उन्हें उनके सभी कर्मचारियों और मेरे अमीर डैडी से अलग कर दिया। जिसने अंततः उन्हें हवाई के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बना दिया। लेकिन मेरे उच्च शिक्षित गरीब पिता ने जीवन भर केवल पैसों के लिए संघर्ष किया है। इस एक नज़रिए ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात साहूकार बाबा ने बार बार कही, और मैंने इसे एजुकेशन नंबर 1 का नाम दिया है। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे का इस्तेमाल अपने काम करने के लिए करते हैं। उस उज्ज्वल शनिवार की सुबह मुझे मेरे निर्धन पिता ने जो शिक्षा दी थी, उससे बिल्कुल अलग शिक्षा मिल रही थी। 9 साल की उम्र में मुझे पता चला कि दोनों पिता मुझे पढ़ाना चाहते हैं। दोनों पिताओं ने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मुझे एक जैसी चीज़ें नहीं सिखाईं। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने मुझे वही करने की सलाह दी जो उन्होंने किया। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, ताकि आपको एक बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। और देखो, बड़े लाभ का अवसर होने दो।
मेरे अमीर पिता मुझे सिखाना चाहते थे कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं पैसे से अपना काम कर सकूं। उनके द्वारा दी गई यह शिक्षा केवल कक्षा के अंदर ही नहीं, जीवन भर मेरे काम आएगी। मेरे अमीर डैडी मुझे पहला पाठ पढ़ा रहे थे, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटा काम करने के लिए पागल हो। यदि आप क्रोधित नहीं होते और आनंद के साथ स्वीकार नहीं करते, तो मैं आपको सच बताना नहीं सिखा सकता। देखिए, खास के लिए ऊर्जा, जुनून और तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा इसी फॉर्मूले पर काम करता है, क्योंकि भावनाएं प्रेम और क्रोध के मेल से निर्मित होती हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे सुरक्षित खेलना चाहते हैं, इसलिए वे सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए वे भावना से नहीं बल्कि भय से प्रेरित होते हैं। तो इसीलिए वे कम खनन वाली नौकरियां लेते हैं। बिल्कुल, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूं, क्योंकि मैं चीनी कारखाने या सरकार की तरह बड़ा पैसा नहीं देता। मैं कहता हूं कि लोग अपना शोषण करते हैं। ये डर उनका है, मेरा नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें और खाने दी जानी चाहिए? मैंने पूछ लिया। मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा अधिक पारिश्रमिक देने से उस समस्या का समाधान नहीं होगा। अपने पिता को देखो, वह काफ़ी कमाता है और वह भी कर्ज में डूबा रहता है। ज़्यादा चुकाने के बाद भी ज़्यादातर लोगों का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ओह, यही कारण है कि ये 10 सेंट प्रति घंटा है। मैं धीरे से मुस्कुराया और कहा, क्या ये शिक्षा का एक हिस्सा है? ये सही है। अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की ताकि उन्हें खदान में नौकरी मिल सके। उसे वह मिल गया, लेकिन फिर भी उसे पैसों की समस्या है, क्योंकि उसने स्कूल में पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। सबसे ऊपर, वह पैसे के लिए काम करने में विश्वास करता है। और तुम नहीं? मैंने पूछ लिया। नहीं, वास्तव में नहीं, अमीर पिता ने कहा। यदि आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप स्कूल में हों, उस सामान को सीखने के लिए बढ़िया जगह। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैं तभी पढ़ाऊंगा जब तुम सीखना चाहोगे, या नहीं? क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहेगा? मैंने पूछ लिया। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, क्योंकि पैसे के लिए काम करना आसान है, खासकर जब पैसे की बात आती है, अगर डर आपकी प्राथमिक भावना है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने सिसकते हुए कहा। अब इसकी चिंता मत करो, बस ये जान लें कि डर ज़्यादातर लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिल न चुका पाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, शुरू होने का डर। किसी पेशे या व्यापार को सीखना समान रूप से मूल्यवान है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर उसके मालिक पर गुस्सा हो जाते हैं। आपके लिए पैसा काम करना सीखना एक पूरी तरह से अलग सबक जैसा लगता है। मैंने पूछ लिया। ज़रूर, अमीर पिता ने जवाब दिया। हम उस खूबसूरत हवाईयन सुबह पर स्थिर बैठे रहे। मेरे दोस्त अभी अपने छोटे लीग बेसबॉल खेल शुरू कर रहे हैं। किसी कारण से मैंने खुद को धन्यवाद दिया कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख सके। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। ज़रूर, मैंने मुस्कराते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैं तुम्हें दूर से पढ़ा रहा था, मेरे अमीर पिता ने कहा। ये समझने के लिए कि ज़्यादातर लोग कैसे रहते हैं, अपने पिछले महीने को 50 साल से गुना करें और आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आया। नौकरी मिल रही है और फिर तनख्वाह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मुझसे मिलकर आपको कैसा लगा? असहनीय। यदि आप पैसे के लिए काम करना चुनते हैं तो कई लोगों की तरह आपके जीवन का अर्थ होगा, अमीर डैडी ने कहा। और जब श्रीमती मार्टिन ने आपको 3 घंटे के काम के लिए 3 पैसे दिए तो आपको कैसा लगा? मुझे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। मैं निराश था, मैंने कहा। और अधिकांश कर्मचारी उसी तरह महसूस करते हैं जब वे मेरा चेक देखते हैं, खासकर सभी करों और अन्य कटौतियों के बाद। कम से कम 100% तो मिला। तुम्हारा मतलब है कि अधिकांश श्रमिकों को मेरा पूरा नहीं मिलता है? मैंने आश्चर्य से पूछा। रब्बा बे, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले लेती है। वे ये कैसे करते हैं? मैंने पूछ लिया। कर, अमीर पिता ने कहा। तुम कमाते हो, कहते हैं कि आपको टैक्स देना होगा। अगर आप खर्च करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। डिपॉजिट पर आपको टैक्स देना होगा। मर भी गए तो टैक्स देना पड़ेगा। लोग सरकार को उनके साथ ऐसा अन्याय करने की अनुमति क्यों देते हैं? अमीर इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अमीर डैडी धीरे से मुस्कुराए और बोले, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे पिता से ज़्यादा हूँ। मैंने कमाया है, फिर भी वह मुझसे अधिक कर चुकाता है। वह कैसे संभव है? मैंने पूछ लिया। 9 साल के लड़के के रूप में इसका अर्थ मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। वे सरकार को उनके साथ ऐसा क्यों करने देंगे? अमीर पिता वहीं चुपचाप बैठा रहा। मुझे लगा कि वह चाहता है कि मैं बिना कुछ कहे उसकी बात सुनूं। अंत में मैं शांत हो गया।
मैंने जो सुना वह मुझे पसंद नहीं आया। मुझे पता था कि मेरे पिता हमेशा इतना अधिक कर चुकाने की शिकायत करते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। तो जिंदगी उसे ऐसे धकेल रही थी। अमीर बाबा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गए और चुपचाप झूम उठे। सीखने के लिए तैयार? उसने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। जैसा मैंने कहा कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपके लिए पैसे का काम कैसे किया जाए यह एक आजीवन सबक है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और स्नातक होते हैं। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरे पैसों के बारे में ये शिक्षा जीवन भर चलेगी। क्योंकि सीधे शब्दों में कहें, जितना अधिक मैं सीखता हूं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मुझे और जानने की ज़रूरत है। अधिकांश लोग इसका अध्ययन नहीं करते हैं। वे काम पर जाते हैं, अपनी खदान की जांच करवाते हैं, चेकबुक को संतुलित करते हैं, वोइला हो गया। फिर से सोचें कि पैसे की समस्या क्यों है। उन्हें लगता है कि अधिक पैसे से समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि वित्तीय शिक्षा का अभाव उनकी वास्तविक समस्या है। तो मेरे पिताजी की कर समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वे पैसे को नहीं समझते हैं। मैंने उलझन में पूछा। देखिए, अमीर डैडी ने कहा, टैक्स आपको ये सिखाने का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कि पैसे को आपके लिए कैसे काम में लाया जाए। आज मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आप में अभी भी पैसे के बारे में जानने का जुनून है। अधिकांश लोगों में वह प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, काम करना पसंद करते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। धन की भारी समस्या के साथ अचानक उठने पर वे काम करना बंद नहीं कर सकते। ये केवल पैसे के लिए है। लेकिन पैसे से कैसे काम चलाया जाए, इसकी शिक्षा न होने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। तो क्या तुम अब भी सीखना चाहते हो? अमीर पिता से पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ। इस बार मैं तुम्हें कोई खदान नहीं दूंगा। क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। आपने सही सुना, कुछ नहीं। आप हर शनिवार को वही 3 घंटे काम करेंगे, लेकिन अब आपको 10 सेंट प्रति घंटे का भुगतान नहीं किया जाएगा। मुझे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने इस बारे में माइक के साथ पहले बातचीत की थी। वह पहले से ही मेरे झाड़ू और टिनिंग के बिना काम कर रहा है। बेहतर होगा तुम जल्दी करो, वहां जाओ। यह अनुचित है, मैं चिल्लाया। कुछ भुगतान करना होगा। आपने कहा था कि आप सीखना चाहते हैं। यदि तुम अभी यह नहीं सीखोगी, तो तुम बड़ी होकर उन 2 स्त्रियों और मेरे रहने वाले कमरे में बैठे बूढ़े व्यक्ति की तरह बनोगी। पैसे के लिए काम करो और आशा है कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। या अपने पिता की तरह, जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन कर्ज में डूब जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अधिक पैसा समस्या का समाधान करेगा। यदि आप यही चाहते हैं, तो मैं वह भुगतान करूंगा जो हमने पहले तय किया था, 10 सेंट प्रति घंटा। या आप वह कर सकते हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं, पर्याप्त माइंस नहीं होने का आरोप लगाया। करना? नौकरी छोड़ो और नई नौकरी खोजो। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछ लिया। अमीर डैडी ने अपनी उंगली से धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा। इसका इस्तेमाल करो। इसका अच्छी तरह से उपयोग करो और तुम जल्द ही मुझे एक मौका देने और एक अमीर आदमी बनने के लिए धन्यवाद दोगे। मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया ऑफर दिया गया। मैं अपनी नौकरी बढ़ाने की बात करने आया था और अब मुझे बिना वेतन के काम करने को कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने मेरे सिर पर फिर से थपथपाया और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब निकलो यहाँ से, अपना काम करो। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब पिता को यह नहीं बताया कि मुझे भुगतान नहीं किया जा रहा है। वह समझ नहीं पाया और मैं उसे कुछ ऐसा समझाने की कोशिश नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद पूरी तरह से समझ नहीं पाया। 3 और हफ्तों के लिए माइक और मैंने बिना वेतन के हर शनिवार को 3 घंटे काम किया। मुझे काम से कोई परेशानी नहीं हुई और दिनचर्या आसान हो गई। लेकिन बेसबॉल न खेल पाने और कॉमिक्स का खर्च वहन न कर पाने का दुख मुझे खा रहा था। 3 हफ्ते बाद एक दोपहर अमीर पिता आया। हमने उसके ट्रक को पार्किंग में खींचते और इंजन बंद करते सुना। वह स्टोव में चला गया और श्रीमती मार्टिन के साथ पकड़ने के बाद आइसक्रीम फ्रीजर से संपर्क किया कि स्टोव कैसा चल रहा था। उसने 2 पुल लिए, उसकी कीमत चुकाई और फिर माइक और मुझे इशारा किया। आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने भी सहमति में सिर हिलाया। क्या तुमने कुछ सीखा? अमीर पिता ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे को देखा, कंधा उचकाया और एक साथ सिर हिलाया। जीवन के बड़े संकटों में से एक से बचना। अरे अभी से सोचना शुरू कर दो तो अच्छा है। अब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख से गुजर रहे हैं। यदि आप ये पाठ सीख सकते हैं, तो आप एक स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। यदि आप नहीं सीखते हैं, तो आप श्रीमती मार्टिन या इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले किसी व्यक्ति की तरह समाप्त हो जाएंगे। वे बहुत कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और नौकरी की सुरक्षा के सपने देखते हैं। हर साल के अंत में 3 सप्ताह की छुट्टी और 45 साल के काम के बाद एक अल्प पेंशन की खुशी से प्रतीक्षा की जाती है।
यदि तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटा तक बढ़ा दूंगा। अब सोचना शुरू करना बेहतर है। अब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख से गुजर रहे हैं। यदि आप ये पाठ सीखते हैं तो आप एक स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। यदि आप यह नहीं सीखते हैं कि आप कौन हैं, तो आप श्रीमती मार्टिन या पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले किसी व्यक्ति की तरह समाप्त हो जाएंगे। वे बहुत कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और नौकरी की सुरक्षा के सपने देखते हैं। हर साल के अंत में 3 सप्ताह की छुट्टी और 45 साल के काम के बाद एक अल्प पेंशन की खुशी से प्रतीक्षा की जाती है। यदि तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटा तक बढ़ा दूंगा। लेकिन वे अच्छे, मेहनती लोग हैं। क्या आप उनसे मजाक कर रहे हैं? मैंने जोर दिया। अमीर पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। श्रीमती मार्टिन मेरी माँ की तरह हैं। मैं इतना क्रूर कभी नहीं होता। और यह क्रूर लग सकता है क्योंकि मैं आप दोनों को कुछ खास दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके दृष्टिकोण का विस्तार करना चाहता हूँ ताकि आप कुछ देख सकें। कुछ ऐसा जिसे ज़्यादातर लोगों को कभी देखने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनका नज़रिया बहुत संकीर्ण होता है। अधिकांश लोग उस जाल को नहीं देखते जिसमें वे फंसते हैं। लड़कों, चलो टहलने चलते हैं। कुछ कारों को पार करने के बाद हमने सड़क पार की। फिर मैं एक बड़े घास के मैदान से होकर चलने लगा। कुछ बूढ़े लोग सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर एक पिकनिक टेबल पर बैठने के बाद उसने माइक और मुझे एक आइसक्रीम बार लेने दिया। माइक और मैं वहां बैठे वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रहा है। उसकी बातें क्रूर लग रही थीं, फिर भी हम समझ सकते थे कि वह हमें ईमानदारी से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अमीर डैडी थोड़ी हंसी के साथ कह रहे थे, क्या 25 सेंट प्रति घंटा अच्छा नहीं लगता? क्या यह आपकी हृदय गति को थोड़ा बढ़ा नहीं देता है? ठीक है, मैं 1 घंटे के लिए $1 का भुगतान करूंगा। अमीर डैडी ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चिल्ला रहा है, सहमत, सहमत। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा 9 साल का दिमाग और दिल फटने वाला है। वैसे भी 1956 में $2 प्रति घंटा मुझे दुनिया का सबसे अमीर लड़का बना देता। मैं इतना पैसा कमाने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं डील करना चाहता था। मैं नई साइकिल, नए बेसबॉल दस्ताने और फिर अपने पैसे देखकर अपने दोस्तों के आश्चर्य और सम्मान को देख सकता था। इसके अलावा जिमी और उसके रंगीन दोस्त मुझे कभी गरीब नहीं कह सकते। लेकिन किसी कारणवश मैं चुप रहा। हो सकता है कि मेरा दिमाग ज़्यादा गर्म हो गया हो और फ्यूज उड़ गया हो। लेकिन गहराई से मैं वास्तव में $2 चाहता था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और अरीसमा के हाथों से फिसल रही थी। आइसक्रीम स्टिक खाली थी, जिसके तल में वनीला और चॉकलेट का मिश्रण था, जिसका चींटियां आनंद ले रही थी। अमीर डैडी ने दोनों लड़कों को बड़ी बड़ी आंखों और खाली दिमाग से देखा। वह जानता था कि वह हमें परख रहा है। वह ये भी जानता था कि हमारे जुनून का कुछ हिस्सा सौदा चाह रहा था। वह जानता था कि हर इंसान की आत्मा का एक कमज़ोर और ज़रूरतमंद पक्ष होता है जिसे खरीदा जा सकता है। और वह ये भी जानता था कि हर मनुष्य की आत्मा का एक और अंश होता है जो दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प होता है, जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि कौन ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन जब भी उन्होंने किसी को नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया तो उस व्यक्ति के दिमाग की भी परीक्षा ली। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मुझे अपने दिल में एक ठहराव महसूस हुआ। कुछ बदल गया है। प्रस्ताव बहुत बड़ा है और एक उपहास बनता जा रहा है। 1956 में अधिकांश वयस्क $5 प्रति घंटा नहीं कमाते थे। लालच मिट गया और शांति उतर गई। धीरे धीरे मैं माइक को देखने के लिए बाईं ओर मुड़ा। वह भी मेरी ओर मुड़ा। मेरी आत्मा का वह हिस्सा जो कमज़ोर और ज़रूरतमंद था, पनडुब्बी हो गया था। मेरी आत्मा का वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जीत गया। पैसे के बारे में एक शांति और आश्वासन मेरे मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर गया। मुझे पता था कि माइक भी उसे समझता है। अच्छा, अमीर पिता ने कोमल स्वर में कहा, अधिकांश लोगों का मूल्य होता है और उनका मूल्य 2 मानवीय भावनाओं से प्रेरित होता है, भय और लालच। पहले पैसा न होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और फिर एक बार खदान हाथ लगने पर लालच या इच्छा हमें उन खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। हम उन सभी चीज़ों की इच्छा रखते हैं। तब मेज ठीक रखी जाती है। कौन सा चार्ट? मैंने पूछा। उठो, काम पर जाओ, बिलों का भुगतान करो। फिर से उठो, काम पर जाओ, बिलों का भुगतान करो। तब से उनका पूरा जीवन 2 भावनाओं, भय और लालच से संचालित होता है। उन्हें अधिक पैसे का लालच दें और वे खर्च बढ़ाते हुए चक्र जारी रखेंगे। ये है चूहा दौड़। क्या कोई और तरीका है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम इसे पाते हैं। और वह सड़क क्या है? माइक ने पूछा। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ काम करने और सीखने में पाएंगे। इसलिए मैंने भुगतान करना बंद कर दिया।
क्या आप मुझे कोई संकेत दे सकते हैं? माइक ने पूछा। हम किसी तरह कड़ी मेहनत करके थक चुके हैं, बिना किसी काम के। ठीक है, पहला कदम सच बताना है, अमीर डैडी ने कहा। हम झूठ नहीं बोल रहे थे, मैंने कहा था। मैंने नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सच बोलने को कहा, अमीर डैडी ने फिर कहा। किस बारे में सच है? मैंने पूछ लिया। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अमीर पिता ने पूछा। तुम्हारा। किसी और को मत बताना, ज़रा अपने आप को बताओ। आपका मतलब है कि इस पार्क में जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जैसे श्रीमती मार्टिन, ऐसा नहीं लगता? मैंने पूछ लिया। मुझे संदेह है, अमीर डैडी ने कहा, कि वे बदले में डर की भावना महसूस करते हैं। वे डर का सामना करने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन सोचते नहीं। वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन तर्कसंगत रूप से नहीं। उसने हमारे सिर पर थपथपाया। इसलिए उनकी सोच में भावनाएं हावी हो जाती हैं, माइक ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, रिच डैड का संक्षिप्त उत्तर। अपनी सच्ची भावनाओं को खुद से व्यक्त करने के बजाय वे बिना सोचे समझे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। वे डरे हुए हैं, वे इस उम्मीद में काम पर जाते हैं कि पैसे से उनका खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह पुराना डर उनके साथ रहता है, वे इस उम्मीद में काम पर वापस जाते हैं कि पैसा उनके डर को शांत कर देगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता। डर को खत्म करने का वादा करके डर उन्हें ऐसा करने, पैसा बनाने, फिर से काम करने, पैसे कमाने में फंसा देता है। लेकिन जब वे रोज सुबह उठते हैं तो उनके साथ वह पुराना डर जाग उठता है। अरबों लोगों के लिए सदियों पुराना ये डर उन्हें रात भर जगाए रखता है, जिससे रात की चिंता और बेचैनी होती है। इसलिए वे जागते हैं और इस उम्मीद में काम पर जाते हैं कि जिस डर ने उनकी आत्मा को खा लिया है, वह खदान की जांच को मार देगा। पैसा उनके जीवन को चलाता है और वे इसके बारे में सच बोलने से इनकार करते हैं। पैसा उनकी भावनाओं को नियंत्रित करता है, फिर आत्मा भी। अमीर बाबा अपने शब्दों को हमारे दिमाग में बैठाने के लिए चुपचाप बैठे रहे। माइक और मैंने उसकी बात सुनी, पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा था। मुझे आश्चर्य होता था कि वयस्क काम पर जाने के लिए क्यों दौड़ते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार है कि वे कभी भी बहुत खुश नज़र नहीं आते हैं, लेकिन कुछ उन्हें काम पर जाने का आग्रह करता है। जैसा कि हमने जितना हो सके उतना दिल से लिया, अमीर पिता ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप लड़के उस जाल से बचें। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, सिर्फ अमीर बनना नहीं, क्योंकि अमीर होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं, मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं नहीं, मुझे एक और भावना के साथ समाप्त करने दें, वह तीव्र इच्छा है। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मैं इसे आकांक्षा कहना पसंद करता हूँ। कुछ बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इसलिए लोग आकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा से पैसे के लिए काम करते हैं। वे आनंद के लिए, धन के लिए तरसते हैं। उन्हें लगता है कि वे खुशी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से जो खुशी मिलती है वह अक्सर बहुत कम समय के लिए होती है, और जल्द ही उन्हें और पैसों की ज़रूरत है। अधिक खुशी, अधिक खुशी, अधिक आराम, अधिक सुरक्षा के लिए। इसलिए वे काम करते हैं, वे सोचते हैं, उनकी आत्मा भय और लालसा से तड़पती है, पैसा उन्हें राहत देगा। लेकिन पैसा ऐसा नहीं कर सकता, अमीर लोगों के लिए भी नहीं। माइक ने पूछा। हाँ, अमीर लोग भी इसके हैं, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा उनके पैसे के डर, गरीब होने के डर को दूर कर सकता है। इसलिए वे बहुत पैसा जमा करते हैं, लेकिन डर बढ़ जाता है, तब वे इसे खोने से डरते हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत कुछ होने के बावजूद काम करना जारी रखते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास अरबों रुपए हैं और अब उन्हें अपनी बदहाली का ज़्यादा डर सता रहा है। उन्हें अपना सारा पैसा डूब जाने का डर सता रहा है। उन्हें अमीर बनाने वाला डर अब और बढ़ गया है। उनकी आत्मा का वह कमज़ोर और ज़रूरतमंद पक्ष अब और भी जोर से रो रहा है। वे अपने पैसों से खरीदा हुआ बड़ा घर, कार, लग्जरी लाइफ खोना नहीं चाहते। उन्हें चिंता होती है, जब वे गरीब हो जाएंगे तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। कई भावनात्मक रूप से हताश और विक्षिप्त हो जाते हैं। हालांकि वे अमीर बने रहते हैं और उनका पैसा बढ़ता रहता है। तो एक गरीब आदमी ज़्यादा खुश है? मैंने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अमीर पिता ने उत्तर दिया। पैसे से बचना उतना ही एक मानसिक विकार है जितना कि पैसे की लत। जैसे कि किसी संकेत से एक शहर का पागल हमारी मेज के पास से चला गया और कूड़ेदान के पास खड़ा हो गया और चारों ओर खोजबीन होने लगी। हम तीनों उसे बड़े चाव से देखते थे। पहले हम शायद उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते थे। अमीर डैडी अपने बटुए से उसने एक क्रॉस निकाला और बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह आदमी पैसे देखकर आया। उसने डॉलर लिया और अमीर पिता को दरियादिली से धन्यवाद दिया। फिर वह अपने भाग्य से प्रसन्न होकर जल्दी से वहां से चला गया। वह मेरे अधिकांश कर्मचारियों से अलग नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं कई लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है।
लेकिन वे काम पर 8 घंटे काम करते हैं। ये सत्य का खंडन है। अगर उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं है तो वे काम क्यों कर रहे हैं? उस तरह की सोच शायद पैसे जमा करने वाले आदमी से ज़्यादा पागल है। जैसे ही मैं अपने अमीर पिता की बात सुनने बैठा, मुझे अपने पिता की याद आ गई। वह अक्सर कहते हैं, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह हमेशा, मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, कहकर खुद को बचाना चाहता हूँ। तो हम क्या करें? मैंने पूछ लिया। क्या हम तब तक पैसे के लिए काम करते रहेंगे जब तक कि हमारे अंदर से डर और लालच का नामो निशान मिट न जाए? नहीं, ये समय की बर्बादी होगी। अमीर डैडी ने कहा, भावनाएं हमारी मानवता की पहचान हैं। इस जुनून ने हमें प्रामाणिक बना दिया है। आवेग से हमारा तात्पर्य कार्यबल और गति के संयोजन से है। अपनी भावनाओं के प्रति सच्चे रहें। अपनी बुद्धि और भावनाओं का उपयोग स्वयं का समर्थन करने के लिए करें, अपने विरुद्ध नहीं। उफ, माइक ने कहा। मैंने अभी जो कहा उसके बारे में चिंता मत करो। आने वाले वर्षों में इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी भावनाओं पर नज़र रखें, प्रतिक्रिया न करें। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि उनकी भावनाएं उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं। अपनी भावनाओं को अपनी भावनाएं होने दें, लेकिन आपको अपने लिए सोचना सीखना होगा। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। बिल्कुल। जब कोई कहता है, मुझे नौकरी पाने की ज़रूरत है, तो संभावना है कि वे भावनात्मक रूप से सोच रहे होंगे। पैसा न होने का डर इस सोच को जन्म देता है। उदाहरण। लेकिन निश्चित रूप से लोगों को पैसे की ज़रूरत है, उन्हें अपने बिलों का भुगतान करना होगा। मैंने कहा था, बिल्कुल है। अमीर डैडी हंसे। मेरा मतलब है, डर अक्सर सबसे अधिक चिंता का स्रोत होता है। मुझे समझ नहीं आया। माइक ने कहा, उदाहरण के लिए, यदि पर्याप्त पैसा न होने का डर है, तो वे पैसे कमाने के लिए नौकरी पाने की हड़बड़ी किए बिना डर से छुटकारा पाने के लिए खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं। क्या नौकरियां भविष्य के डर को सबसे अच्छी तरह हल कर सकती हैं? मेरी राय में उत्तर नहीं है, खासकर तब जब व्यक्ति के पूरे जीवन को देखा जाए। सच कहूं तो नौकरियां दीर्घकालीन समस्या का अस्थायी समाधान हैं। लेकिन मेरे पिता हमेशा कहते थे, स्कूल में पढ़ो, अच्छे ग्रेड प्राप्त करो ताकि तुम एक गारंटीकृत, सुरक्षित नौकरी पा सको। मैंने थोड़ा भ्रमित होकर कहा। हाँ, मैं जानता हूं कि वह ऐसा कहता है, अमीर डैडी ने मुस्कराते हुए कहा। ज़्यादातर लोग सलाह देते हैं, और ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा इरादा है, लेकिन लोग ये सलाह मुख्यतः डर के मारे देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह डरे हुए थे? हाँ, अमीर डैडी का सीधा जवाब, उन्हें डर है कि तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में जगह नहीं पाओगे। मुझे गलत मत समझो, वह आपसे प्यार करता है और आपका भला चाहता है, और मुझे लगता है कि उनका डर जायज़ है। शिक्षा और नौकरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे डर खत्म नहीं होगा। देखो, जो डर उसे सुबह उठकर पैसे कमाने को मजबूर कर देता है, वही डर तुम्हें स्कूल जाने की जिद पर मजबूर कर देता है। तो आपका क्या सुझाव है? मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि पैसे की ताकत पर कैसे महारत हासिल की जाए। डरना नहीं, और वे आपको स्कूल में यह नहीं पढ़ाते हैं। अगर तुम यह नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। मैं अब उसे समझता हूँ। वह हमारे क्षितिज को व्यापक बनाना चाहता था। वह हमें वे चीज़ें दिखाना चाहते थे जो श्रीमती मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे, और उस बात के लिए मेरे पिता नहीं देख सकते थे। उसने ऐसे उदाहरण दिए जो कभी कभी क्रूर लगते थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरी दृष्टि उस दिन चौड़ी हो गई और मैं उस जाल को देखने लगा जो ज़्यादातर लोगों को छोड़ देता है। देखो, दिन के अंत में हम सभी कर्मचारी हैं। हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं चाहता था कि आप लोगों को एक बार इस जाल से बचने का मौका मिले। जाल भय और इच्छा की दो आदतों से बना है। उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल करें। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ पैसे का ढेर बनाना सीखने में दिलचस्पी नहीं है। को पढ़ाने के यह आपको अपने डर और इच्छाओं को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देता है। तुम केवल अत्यधिक वेतन पाने वाले गुलाम बनोगे। तो हम जाल से कैसे बच सकते हैं? भय और अज्ञानता गरीबी और आर्थिक संघर्ष के प्रमुख कारण हैं, वित्तीय प्रणाली, सरकार या अमीर नहीं। ये स्वथोपा हुआ भय और अज्ञानता है जो लोगों को फंसाता है। तो तुम लोग स्कूल जाओ और अपनी कॉलेज की डिग्री प्राप्त करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फंदे से कैसे बचा जाए। पहेली के रहस्य अब सामने आ रहे हैं। मेरे उच्च शिक्षित पिता के पास उन्नत शिक्षा और एक दिलचस्प करियर था, लेकिन स्कूल ने पिताजी को कभी पैसे या डर को वश में करना नहीं सिखाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं दो पिताओं से दो अलग अलग मूल्यवान सबक सीख सकता हूँ। आप पैसे नहीं होने के डर की बात करते हैं, लेकिन पैसे की चाहत हमारे सोच विचार को कैसे प्रभावित करती है? माइक ने पूछा। जब मैं आपको पैसे बढ़ाने के लिए ललचा रहा था तो आपको कैसा लगा? क्या आपने देखा कि आपकी आकांक्षाएं बढ़ रही थीं? हमने सहमति में सिर हिलाया। आप भावना के सामने आत्मसमर्पण किए बिना सोच समझकर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। वही सबसे जरूरी है। भय और लालच की भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी।
अब से आपको इन भावनाओं को अपने लाभ के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है, निकट भविष्य के बारे में सोचते हुए केवल भावनाओं से निर्देशित होने के लिए, भावनाओं से प्रभावित नहीं। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। वह अज्ञान की शुरुआत है। ज़्यादातर लोग तनख्वाह और नौकरी की सुरक्षा के पीछे अपना जीवन बिताते हैं। यह उनकी इच्छा और भय की भावनाओं के कारण है। वे अपने आप से कभी नहीं पूछते कि ये आवेगी विचार उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल इस तस्वीर की तरह है, एक गधा गाड़ी खींच रहा है और उसका मालिक गधे की नाक के ठीक सामने एक गाजा लटका रहा है। गधे का मालिक जहाँ चाहे जा सकता है, लेकिन गधा एक भ्रम के पीछे भाग रहा है। अगले दिन गधे के लिए एक और गाजा होगी। आपका मतलब है कि जिस मिनट मैं बेसबॉल दस्ताने, कैंडी या खिलौने की कल्पना करना शुरू करता हूँ, वह गधे का गाजा बन जाता है? माइक ने पूछा। हाँ, और आप जितने बड़े होते जाते हैं, आपके खिलौने उतने ही महंगे होते जाते हैं। दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा सा घर। अमीर पिता थोड़ा मुस्कुराए और बोले, डर तुम्हें घर से निकाल देता है और लालच बुलाता है, आपको भटकाता है। तो जवाब क्या है? माइक से पूछा। अज्ञानता वह है जो भय और इच्छा को बढ़ाती है। इसलिए अक्सर जब अमीर बड़े हो जाते हैं तो उनका डर बढ़ जाता है। भावार्थ है कि गाजर एक मायावी वस्तु। अगर गधे ने पूरी तस्वीर देखी होती तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करता। अमीर बाबा समझाते रहे, मनुष्य का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच का संघर्ष है। समझाते हुए उन्होंने कहा, अज्ञानता तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में ज्ञान और जानकारी मांगना बंद कर देता है। वह संघर्ष प्रतिपल चलता रहता है। ये तय करने का संघर्ष कि अपने दिमाग को खुला रखना है या बंद रखना सीखना है। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई कला या पेशा सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि आप समाज में कुछ योगदान दे सकें। प्रत्येक समाज को शिक्षकों, डॉक्टरों, यांत्रिकी, कलाकारों, नौकरानियों, व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों, फायरमैन, योद्धाओं की आवश्यकता होती है ताकि हमारी संस्कृति समृद्ध हो और समाज में सुधार हो। इसलिए स्कूल उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूली शिक्षा का अंत है, शुरुआत नहीं। एक लंबी चुप्पी छा गई। अमीर पिता धीरे से मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उसकी सारी बातें मेरी समझ में नहीं आईं। लेकिन जैसा कि सभी महान शिक्षकों के मामले में होता है, उनके शब्द हमें वर्षों तक सिखाते हैं, अक्सर उनके जाने के बाद लंबे समय तक चलते हैं। पापा के वो शब्द आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा क्रूर हो गया हूँ, अमीर पिता ने कहा। इस क्रूरता के कारण मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा को हमेशा याद रखें। मैं चाहता हूं कि आप श्रीमती मार्टिन को हमेशा याद रखें। मैं चाहता हूं कि तुम गधे की बातें हमेशा याद रखो। ये कभी न भूलें कि आपकी दो भावनाएं, भय और इच्छा, आपको अपने जीवन के सबसे बड़े जाल में ले जा सकती हैं। इसलिए आपको सचेत रहना होगा कि वे भावनाएं आपकी सोच को नियंत्रित नहीं करती हैं। अपने सपनों का पीछा करने के बजाय अपने जीवन को डर में जीना क्रूर है। फिर यह सोचकर कि धन से सुख की सारी सामग्री खरीदी जा सकती है, धन के लिए अत्यधिक परिश्रम करना भी निर्दयता है। रात के मध्य में बिलों का भुगतान करने के विचार से जागना एक अजीब जीवन है। एक जीवन जो पूरी तरह से मेरे चेक के आकार से नियंत्रित होता है, वह वास्तव में एक जीवन नहीं है। ये सोचना कि इस तरह की नौकरी से आपको सुरक्षा का एहसास होगा, अपने आप से झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। ये बहुत निर्दयी है, और मैं चाहता हूं कि यदि संभव हो तो आप उस जाल से बचें। मैंने देखा है कि कैसे पैसा लोगों के जीवन को संचालित करता है। अपने जीवन में ऐसा न होने दें। कृपया धन को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें। एक सॉफ्टबॉल हमारी टेबल के नीचे चलती है। अमीर पिता ने उसे उठाया और वापस कर दिया। तो फिर लालच और भय के साथ अज्ञान क्या है? मैंने पूछ लिया, क्योंकि धन की अज्ञानता इतने अधिक भय का कारण है। अमीर पिता ने कहा, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर और पैसे मांग रहा था क्योंकि इससे उसके परिवार को और मदद मिलेगी, इसलिए उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। सबसे ज़्यादा मार गरीब लोगों पर पड़ी है, अतः गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों की तुलना में अधिक खराब रहने लगा। जैसे जैसे डॉक्टरों ने अपनी दरें बढ़ाई हैं, वकीलों ने भी अपनी दरें बढ़ा दी हैं। स्कूल के शिक्षकों ने वकीलों की दरें बढ़ाने के लिए और खदानें बढ़ाने की भी मांग की। नतीजतन हमारे कर बढ़ते गए और चलते रहे। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी भयानक हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी। एक और महान सभ्यता नष्ट हो जाएगी। महान सभ्यताओं का पतन तभी हुआ है जब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत बड़ी हो गई है। इतिहास ये साबित करने के लिए खुद को दोहराता है कि अमेरिका भी उसी रास्ते पर है। हम इतिहास से केवल तारीखें और नाम याद करते हैं, हम कुछ नहीं सीखते। कीमत बढ़ जाएगी, है ना? मैंने पूछ लिया। एक शिक्षित समाज में नहीं जहां ठीक से काम करने वाली सरकार है। कीमतें वास्तव में नीचे आनी चाहिए। हालांकि यह अक्सर सिद्धांत में ही सच होता है। अज्ञानता द्वारा निर्मित लालच और भय कीमतों को बढ़ाते हैं। अगर लोगों को स्कूल में पैसे के बारे में पढ़ाया जाएगा तो और पैसे आएंगे और कीमतें गिरेंगी।
लेकिन स्कूल केवल लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस पर नहीं कि पैसे की ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन क्या हमें व्यवसाय नहीं सीखना है? क्या आप मुझे मेरी मास्टर डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल भेजने में दिलचस्पी लेंगे? माइक से पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल अपने कर्मचारियों को परिष्कृत या परिष्कृत बीन काउंटर बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। भगवान जानते हैं कि बीन काउंटर व्यवसाय चलाना कैसा होता है। वे केवल संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और अंततः व्यवसाय को बंद कर देते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैं बीन काउंटर लगाता हूँ। वे केवल यही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमतें कैसे बढ़ाई जाएं, जिससे और अधिक समस्याएं पैदा होती हैं। बिन काउंटिंग का कार्य भी उल्लेखनीय है। मुझे आशा है कि अधिक लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, लेकिन वह भी पूरी तस्वीर नहीं बनाता है। अमीर डैडी ने गुस्से से जोड़ा। क्या इसका कोई समाधान है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचते समय भावनाओं का उपयोग करना सीखो, भावनाओं के साथ मत सोचो। जब पहले लड़कों ने तुम्हारी भावनाओं पर पानी फेर दिया तो तुम पैसे के लिए मेरे लिए काम करने को राजी हो गए। मुझे पता था कि आशा थी, और जब मैंने तुम्हें अधिक धन का लालच दिया तो तुमने अपने आवेगों पर लगाम लगा दी। आपने फिर से सोचना सीखा, भले ही आपका मन भावुक था। ये पहला कदम है। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछ लिया। आपको पता लगाना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं आपको ब्रियर पैच पर ले जाऊंगा, जहां ज़्यादातर लोग जाना नहीं चाहते। यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम भी धन की चिंता छोड़ दोगे। इसके बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। और अगर हम आपके साथ चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या होगा अगर मैं आपसे सीखने के लिए सहमत हूँ? हमें क्या मिला? मैंने पूछ लिया। जिसे ब्रायर रैबिट मिला, अमीर पिता ने कहा, टार बेबी से आज़ादी। उद्धरण। क्या वास्तव में ब्रायर पैच है? मैंने पूछ लिया। हाँ, अमीर पिता ने कहा, घूस का पैच हमारा डर और लालच है। इसका समाधान भय, हमारे लालच, हमारी कमजोरी और हमारे संकटग्रस्त पक्ष का सामना करने के कारणों का पता लगाना है। इस रास्ते को दिमाग से, सही सोच से, यानी दिमाग से खोजना होता है। उद्धरण। मानसिकता चुनना मतलब? माइक ने चकित होकर पूछा। हाँ, हम चुनते हैं कि तर्क के साथ क्या सोचना है, भावना से नहीं। सुबह उठकर बिल चुकाने की चिंता में काम पर जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। थोड़ा समय निकालकर खुद से सवाल करें। ऐसा ही एक सवाल है, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान ज़्यादा मेहनत है? ज़्यादातर लोग खुद को ये सच बताने में झिझकते हैं कि डर उन्हें नियंत्रित करता है और उनमें सोचने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए वे घर से बाहर काम करने के लिए भागते हैं। टार बेबी तब सब कुछ नियंत्रित करता है। विचार के अधीन होने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे करते हैं? माइक ने पूछा। वही तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपने आप को वश में करने की बुद्धि रखना सिखाऊंगा, ताकि आप सुबह उठकर ऑफिस जाने की बजाय सोचना सीखें। मैंने पहले जो कहा था उसे याद करो। एक नौकरी लंबे समय से चली आ रही समस्या का केवल एक अस्थायी या अल्पकालिक समाधान है। अधिकांश लोगों के दिमाग में केवल एक समस्या होती है और यह आमतौर पर एक अल्पकालिक समस्या होती है। मसलन, महीने के आखिर में जो बिल आएगा, यानी टार बेबी। पैसा अब उन्हें चलाता है, इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता करते थे, रोज सुबह उठकर पैसे के लिए काम पर चले जाते हैं। बुद्धि के बजाय यह उनके विचारों को नियंत्रित करता है। आप भावनात्मक विचार और बौद्धिक विचार के बीच अंतर कहाँ बता सकते हैं? माइक ने पूछा। ओह हाँ, मैं हमेशा ये सुनता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। जैसे हर किसी को काम करना पड़ता है, या अमीर बेईमान होते हैं, या मैं नौकरी बदलूंगा, या मैं इस खदान में पदोन्नति का हकदार हूँ, आप मुझे धक्का नहीं दे सकते, या मुझे ये नौकरी पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं अक्सर सुनता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनता जो भावनात्मक विचारों से टूटता हो और मुझे स्पष्ट रूप से सोचने की अनुमति देता हो। यह एक बड़ा सबक होना चाहिए। कब भावना से बोलना है और कब स्पष्ट विचार से बोलना है, ये सीखना एक ऐसा सबक है जिसने मुझे जीवन भर बहुत मदद की है, खासकर जब मैं प्रतिक्रिया से बाहर बोल रहा हूँ, स्पष्ट सोच से नहीं। जैसे ही हम स्टोव पर वापस जाते हैं, अमीर डैडी समझाते हैं कि अमीर वास्तव में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं पैसा बनाने के लिए शीशे से 5 सेंट के टुकड़े बना रहे थे, हम अमीरों की मानसिकता के बहुत करीब आ रहे थे। समस्या यह है कि ऐसा करना हमारे लिए अवैध है। ये सरकार या बैंकों के लिए कानूनी है, लेकिन हमारे लिए नहीं। उन्होंने बताया कि सिक्के बनाने के कानूनी और अवैध तरीके हैं। अमीर डैडी ने समझाना जारी रखा, अमीर जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, वास्तव में गधे के लिए गाजर की तरह। अरबों लोग अपने डर और लालच के कारण पैसे को वास्तविक मानते हैं, जो वास्तव में एक भ्रम है। पैसा वास्तव में काल्पनिक है। ताश का ये घर जनता के झूठे विश्वास और अज्ञानता का प्रतीक है। सचमुच,
उसने जारी रखा, गधे की गाजर पैसे से अधिक मूल्यवान है। उन्होंने अमेरिकन गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बताया। चेक $1 और एक चांदी का प्रमाण पत्र है, उन्होंने कहा। एक अफवाह ने उन्हें चिंतित कर दिया। हो सकता है कि किसी दिन हमारा स्वर्ण मानक नष्ट हो जाए और डॉलर के पास चांदी के प्रमाण पत्र न हों। तब सब कुछ ढह जाएगा। गरीब, मध्यम वर्ग और अज्ञानियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। वे मानेंगे कि राजधानी वास्तविक है और उनकी कंपनी या सरकार उनका ख्याल रखेगी। हम वास्तव में नहीं समझ पाए कि उस दिन वह क्या कह रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ हमारे सामने स्पष्ट हो गया। वह देखना जो दूसरे नहीं देखते। आप लोग अपने व्यवसाय के बारे में जाओ, उन्होंने कहा कि वह अपने सुविधा स्टोर के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़ गए। जितनी जल्दी वह तनख्वाह पाने की आवश्यकता के बारे में भूल जाएगी, आपका वयस्क जीवन उतना ही आसान होगा। दिमाग लगाओ, बिना पैसे के काम करो, और निकट भविष्य में आपकी बुद्धिमत्ता आपको बहुत सारे धन की ओर ले जाएगी जो शायद मैं कभी प्रदान नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसी चीजें देखेंगे जो दूसरे कभी नहीं देख पाएंगे। अधिकांश लोग इन अवसरों को कभी नहीं देखते हैं। वे धन और सुरक्षा की तलाश करते हैं और बस इतना ही मिलता है। जिस क्षण आप एक अवसर देखते हैं, शेष जीवन के अवसर आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगे। और जिस क्षण आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको और अधिक सिखाऊंगा। इसे सीखने की कोशिश करें, आप जीवन के बड़े से बड़े नुकसान से बच जाएंगे। आप बच्चे को कभी नहीं छुएंगे। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें लीं और श्रीमती मार्टिन को अलविदा कहा। फिर हम वापस उस पार्क में गए, उसी बेंच के पास। हम कुछ और घंटों तक वहीं बैठे रहे और सोचते रहे और बातें करते रहे। अगले हफ्ते स्कूल में हमने भी चिंतन किया। फिर मैंने 1 और 2 हफ्ते की छुट्टी ली, बात की और बिना वेतन के काम किया। दूसरे शनिवार के अंत में मैं श्रीमती मार्टिन को फिर से अलविदा कह रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को देख रहा था। मुझे खेद है कि मुझे हर शनिवार को 40 सेंट नहीं मिल पाते। मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अचानक जैसे ही श्रीमती मार्टिन माइक और मुझे अलविदा कह रही थी, मैंने उन्हें कुछ ऐसा करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही मैंने इसे होते हुए देखा हो, मैंने कभी भी काम को इतने ध्यान से नहीं देखा। श्रीमती मार्टिन एक कॉमिक बुक के पहले पन्ने को आधा काट रही थीं। वह कॉमिक बुक कवर के शीर्ष आधे हिस्से को रख रहा था और बाकी कॉमिक बुक को एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक रहा था। जब मैंने पूछा कि वह कॉमिक किताबों के साथ क्या करता है, तो उसने कहा, मैं उन्हें फेंक देता हूँ। जब कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर कॉमिक बुक लाता है, तो मैं मुल्तों का ऊपरी आधा हिस्सा वापस कर देता हूँ। वह 1 घंटे में आ जाएगा। माइक और मैंने 1 घंटा इंतजार किया। कुछ देर बाद डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कॉमिक ले सकता हूँ। उसने उत्तर दिया, यदि आप इस स्टोर में काम करते हैं और उन्हें दोबारा नहीं बेचते हैं तो आपके पास ये पुस्तकें हो सकती हैं। हमारी साझेदारी फिर से एक अलग तरीके से शुरू हुई। माइक की मां के पास बेसमेंट में एक अतिरिक्त कमरा था जिसका कोई उपयोग नहीं करता था। हमने उसे साफ किया और उस कमरे में सैकड़ों हास्य पुस्तकें इकट्ठी करने लगे। जल्द ही हमारी कॉमिक बुक लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दी जाएगी। माइक की छोटी बहन को पढ़ाई करना बहुत पसंद है, इसलिए उसे हेड लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को पुस्तकालय में प्रवेश करने के लिए 10 सेंट चार्ज किया। ये लाइब्रेरी प्रतिदिन स्कूल के बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुली रहती थी। खरीदार यानी पड़ोस के बच्चे इन 2 घंटों में जितनी चाहें उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। यह उनके लिए लाभदायक था क्योंकि प्रत्येक कॉमिक की कीमत 10 सेंट थी और वे 2 घंटे में 5 या 6 कॉमिक पुस्तकें पढ़ सकते थे। जब बच्चे लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते थे, तो माइक की बहन सावधानी से उन्हें निशाना बनाती थी ताकि वे कोई कॉमिक बुक न लें। उन्होंने एक रजिस्टर भी रखा जिसमें लिखा था कि हर दिन कितने बच्चे आते हैं, वे कौन हैं और क्या उनकी कोई राय है। माइक और मैंने 3 महीने के लिए प्रति सप्ताह $9.50 कमाए। हमने उसकी बहन को प्रति सप्ताह $1 का भुगतान किया। उन्हें मुफ्त में हास्य पुस्तकें पढ़ने की अनुमति थी। हालांकि उन्होंने उन किताबों को शायद ही कभी पढ़ा हो, वह हमेशा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त रहता था। माइक और मैं हर शनिवार को दुकान पर एक शर्त पर काम करते थे, अलग अलग दुकानों से कॉमिक किताबें इकट्ठा करते थे। हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपने नॉन सेलिंग कॉमिक बुक एग्रीमेंट का भी बचाव किया। अगर किताबें फट जाती तो हम उन्हें जला देते। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की लेकिन हमें माइक की बहन जैसा भरोसेमंद और समर्पित कोई नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमें एहसास हो गया था कि अच्छे कर्मचारियों को ढूंढना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद एक दिन कमरे में झगड़ा हो गया। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे जबरन घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। माइक के पिता ने हमें व्यवसाय बंद करने के लिए कहा। आखिरकार हमारा कॉमिक बुक बिजनेस बंद हो गया और हमने हर शनिवार को सुविधा स्टोर पर काम करना बंद कर दिया। वैसे भी अमीर डैडी हमें कुछ नई चीज़ें सिखाने के लिए उत्साहित थे। उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि हमने पहले चरण का पाठ इतनी अच्छी तरह सीख लिया है।
हमने अपने लिए पैसे का काम करना सीख लिया है। मुझे स्टोर में पैसा कमाने का अवसर मिला। अपनी खुद की कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू करके हम किसी मालिक पर निर्भर न रहते हुए अपने स्वयं के वित्त को नियंत्रित करने में सक्षम थे। सबसे अच्छी बात यह है कि व्यवसाय हमारे लिए धन कमा रहा था जबकि हम शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे। हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा था। हमारे पारिश्रमिक के रूप में हमें पैसे देने के बजाय अमीर पिता ने हमें और भी बहुत कुछ दिया। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे।